हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हिंदी कक्षा 10th के विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हैं 22 फरवरी से, उनके लिए जो महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्याएं हैं उन पर आधारित प्रश्न कितने नंबर के बोर्ड में पूछे जाते हैं और कौन सी व्याख्याएं आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और कैसे आंसर राइटिंग बोर्ड की कॉपी में करनी है वो मैं सब आज आपको बताऊंगी। यूपी बोर्ड के 10th के विद्यार्थी आपके जो टॉपिक्स लगे हुए हैं लेसन्स, उसमें जो राइटर लगे हुए हैं उनके नाम और जो लेसन है उनके नाम और जो लेसन कितने इंपॉर्टेंट है उनमें से किस लेसन से कितनी अधिक व्याख्याएं पूछी जाती हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आप लोग, जो आपकी व्याख्याएं हैं वो 6 नंबर में पूछी जाती हैं। 6 नंबर में कैसे? आपके जो व्याख्या सबसे ऊपर लिखी रहेगी बोर्ड के पेपर में आपकी, उसके नीचे आपके प्रश्न दिए रहेंगे। आपको 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके 3 प्रश्न 6 नंबर के हुए, तो आप गद्य खंड की व्याख्या से आपके 6 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। अगर व्याख्या आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उसको तैयार कर लेंगे, आपको पूरे 6 में 6 नंबर यूपी बोर्ड में प्राप्त होंगे। अब लेसन देख लीजिए। आपका पाठ मित्रता रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। दूसरा ममता, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्या लिखूं, इसके राइटर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और चौथा आपका है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति भी इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपका लिखा हुआ है। और 5वां ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रामधारी सिंह दिनकर जो आपके राइटर हैं उन्होंने इसको लिखा हुआ है। आगे देखिए आपके अगले जो राइटर आपके हैं अजंता, जो भगवत शरण उपाध्याय आपके हैं, वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आपका है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, ये भी आपके खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने पहले राइटर आपको बताए हैं जिसमें रामचंद्र शुक्ल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ममता जयशंकर प्रसाद ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर ये आपका इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको 7 लेसन की व्याख्याएं पढ़ाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, आप क्रम से इसको देखते जाएंगे और एक बार किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है पेपर में उसको भी आप लोग फॉलो करेंगे। आप व्याख्या देखेंगे, यूपी बोर्ड में ये व्याख्या जो मैंने आपकी ली है 13, 11, 9 और 5 में ही पूछी गई है, और भी कई साल आई हुई है पेपर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है जो मैंने आज उठाई है आप लोगों को समझाने के लिए। ये रामधारी नहीं, जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, उनके ये लिखा हुआ लेख है जिसमें उन्होंने मित्रता नामक पाठ पे व्याख्या की है। मित्रता में उन्होंने किस तरीके से हमें जो मित्र होते हैं उनके गुणदोषों को देखकर मित्रता परख कर करनी चाहिए, तो मित्रता के उन्होंने जो गुण हैं वो बताए हैं और जो दोष हैं वो बताए हैं, और मित्र की तुलना एक औषधि से करके उन्होंने बताया है। आइए देखते हैं उन्होंने किस तरीके से अपना लेख लिखा हुआ है। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, ठीक है। आगे अच्छे से अच्छी माता की सी धैर्य कोमलता होती है। आगे देखिए, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये आपकी व्याख्या इतनी आपके ये 2013 और 11 और 9 और 5 में ये पूछी गई थी 6 नंबर में। अब देखिए ये मीन नीचे अंडरलाइन इसमें की हुई है, ये पेपर में इस तरीके से अंडरलाइन करके आपको दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा दिए गए गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो अंशों के नीचे रेखा या लाइन अंकित की गई है उन लाइनों को आपको अपने शब्दों में उतारना है या उनकी व्याख्या करनी है, ठीक है। आइए हम व्याख्या देखते हैं और इनसे प्रश्न बोर्ड में किस तरीके से पूछे गए हैं और किस तरीके से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कहाँ कहाँ अंडरलाइन करनी है वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 2016 में पूछा गया है। तीसरा, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, ये भी 2016 में पूछा गया था। 2 नंबर का प्रश्न ये हुआ, 2 नंबर का प्रश्न ये हुआ और 2 नंबर का प्रश्न ये हुआ। इस तरीके से ये 6 नंबर की व्याख्या आपकी टोटल पूछी जाती है। अगर आप 2 प्रश्नों के आंसर करते हैं तो 4 नंबर की स्कोरिंग हुई। अगर आप तीनों प्रश्नों का आंसर करते हैं तो आपकी 6 नंबर की स्कोरिंग हुई। अगर आप 1 नंबर का आंसर करते हैं, अगर 1 प्रश्न का आंसर करते हैं तो आपके 2 नंबर की स्कोरिंग हुई। इस तरीके से 6 नंबर की व्याख्या आपकी गद्यांश से और 6 नंबर की व्याख्या आपकी पद्यांश से पूछी जाती है। आप जो पीछे प्रश्न हमने देखे हैं, पीछे हमने प्रश्न में व्याख्या भी देखी थी किस तरीके से पेपर में पूछी गई थी। अब देखिए पहले प्रश्न का आंसर हम कैसे लिखते हैं। क्या पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब होता है जिस पाठ से ये ली गई उस पाठ का नाम और जिस राइटर ने इसको लिखा हुआ है उस राइटर का नाम वो लिखना होता है, उसको हम कहते हैं संदर्भ। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता, ये पाठ मैंने बताया था कि आपके रामचंद्र शुक्ल ने ये मित्रता नामक लेख लिखा हुआ है, नामक पाठ से लिया गया है। अब संदर्भ इन्होंने पूछा तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे इस तरीके से।
हेडिंग के बाद यहाँ उत्तर फर्स्ट डाला मैंने, उस संदर्भ हेडिंग करने के बाद फिर हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित। अगर यही पद्य खंड से लिया गया था, दोहा होता, तो हम यहाँ पे डालते पद्य खंड। ठीक, अभी गद्य में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ डाला गद्य खंड। गद्य खंड में संकलित मित्रता, अब देखिए मित्रता पाठ का नाम है तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से शुरुआत में और एंड में क्लोज करके लिखेंगे। नमक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, इतना लिखने में आपको कितने 2 नंबर की स्कोरिंग आप लोग करेंगे। ये संदर्भ के आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप व्याख्या देख के पहचान लेते हैं कि मित्रता के बारे में कहा गया है और मित्र की अवगुणों की और गुणों की चर्चा यहाँ पे की गई, तो आप समझ जाएंगे ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया आपका ये गद्यांश है। ठीक है, इस तरीके से पहचान के आंसर राइटिंग करनी होती है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पीछे मैंने आपको बताया है रेखांकित अंश में जहां जहां जो कुछ लिखे हुए वाक्यांश है उनके नीचे एक लाइन खींचिए, जैसे ये है। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेखांकित अंश। तो जहां जहां रेखा अंकित की गई है उसकी व्याख्या में अपने शब्दों में करनी है। अब देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर, ये उत्तर दूसरा है आपका। ठीक है, उत्तर दूसरे का रेखांकित अंश की हम व्याख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब हम व्याख्या शुरू करते हैं तो जो राइटर ने जो कुछ बात कही है उस राइटर का नाम लिख देते हैं। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। उन्होंने तुलना किससे की है, मैंने पीछे पैराग्राफ आपको दिखाया था, उन्होंने बताया था कि अच्छा मित्र एक अच्छी दवा के समान होता है। जिस तरीके से दवा या औषधि किसी भी रोगी के रोग का निदान कर देती है, उसी प्रकार एक अच्छा मित्र हमेशा कभी भी मुसीबत हो, ठीक है, या हम गलत रास्ते पर चल रहे हों तो सही रास्ते पर चलने के लिए वो हमें समझाए। ठीक है, और हर वक्त मुसीबत में हमारा साथ दे। इन बातों पे उन्होंने चर्चा की है, वही सब सारांश में हम लोग देखेंगे। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है, तो इसको आप अंडरलाइन दे सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक अच्छे मित्र की तुलना किससे की है, एक अच्छी दवा या अच्छी औषधि से की है। आगे देखिए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों और बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों और संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। ठीक है, अच्छा मित्र वही है जो हमें हमारी गलतियां गिनवाए कि क्या आप में दोष है और आप में क्या गुण है, और हमारे विचारों को और संकल्पों को मजबूती प्रदान करें। ठीक, ऐसे ही आप सच्चे मित्रों की पहचान कर सकते हैं। यदि हम निराश व हताश हो जाएं तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, अगर हम कभी हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है, या हताश हो जाते हैं तो वो हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए बार बार, ठीक है, इनकरेज करता रहे, ठीक है, प्रोत्साहित करता रहे। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। वैद्य जो दवा करता है, ठीक है, वैद्य को हम डॉक्टर भी कह सकते हैं, वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है। ठीक है, नब्ज मतलब हाथ की जो नाड़ी होती है वो नब्ज का पता लगा लेता है, नब्ज देखकर ही रोग का पता लगा लेता है। उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव और लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। ठीक है, तो राइटर का कहने का क्या है, यहाँ पे सारांश हुआ कि एक सच्चा जो मित्र होगा वो हर वक्त जब हम हतोत्साहित होंगे या उदास होंगे तो हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करेगा और हमें प्रोत्साहित करेगा। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर उसका इलाज करके उसको ठीक कर देता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी, ठीक है, हमें हर बुरे वक्त में हमारा साथ देने का प्रयास करेगा। और एक व्यक्ति मित्र की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ उसके हाव भाव और लक्षण को देखकर ही पहचान लेता है। ठीक है, उनके कहने का तात्पर्य जब भी हम किसी से दोस्ती करें तो उससे प्रभावित होकर ना करें, बल्कि उसके गुण दोषों को परखें, जांचें, तब उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आगे देखिए, ये इन्होंने इस तरीके से व्याख्या जो की है उसकी आंसर राइटिंग मैंने बताई आपको किस तरीके से करना है। और देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वाक्य है तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन दे सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर आसानी से प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि तुलना किससे की है, दवा से की है, तो दवा का जो हमने यहाँ पे व्याख्या में लिखा हुआ है उसका आंसर इस तरीके से अंडरलाइन करके दिया है, जिससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ फैक्ट जो पूछा गया है उसके बारे में चर्चा इन्होंने की है। आगे देखिए, अतः शुक्ल जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए। ठीक है, और किस तरीके से करेंगे, उसके लक्षण और गुण दोषों को देखिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। ठीक है, शुक्ल जी के कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छे वैद्य की परख तथा एक अच्छी माँ जैसा धैर्य और कोमलता माँ में होती है, वैसे ही धैर्य और कोमलता और वैद्य की परख एक सच्चे मित्र में होनी चाहिए। अगर इस तरीके की परख मनुष्य कर लेता है तो वो अपने जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करता जाएगा। अब तीसरे प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि मित्रता पाठ के आधार पर लेखक ने
किसकी तुलना मित्र से की है। तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा गया, तो तीसरे प्रश्न का आंसर ये है, मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासपात्र मित्र की तुलना औषधि से की है। ठीक, औषधि मतलब दवा, तो तुलना किससे करके इसमें दिखाया गया, एक अच्छे मित्र की तुलना एक अच्छी औषधि से की गई। तो इसको देखो लिखने के बाद आप इस तरीके से अंडरलाइन देंगे। ठीक है, तो ये आंसर यहीं तक हो गया आपका। अब आगे, जिस प्रकार अच्छी दवा रोगी का रोग दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों या दुर्गुण रूपी रोगों से, दुर्गुण रूपी जो बुराइयां होती हैं, ठीक है, दुर्गुण का मतलब होता है बुराइयां, ठीक है, दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। ठीक, अगर इतना भी आप लिख देंगे तो भी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, और अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख देंगे तो और भी बेटर है। जिस प्रकार अच्छी दवा रोगी का रोग दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार अगर एक विश्वासपात्र मित्र हमारी जिंदगी में आ जाता है तो जो भी हमें बुराइयां होती हैं उनको दूर करने का वो पूरा प्रयास करता है। आई होप मैंने आपको मित्रता नामक पार्ट पे जो लेख रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है उसकी व्याख्या ये इंपॉर्टेंट थी, तो किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, और 2-2 नंबर के किस तरीके से प्रश्न आपके 3 पूछे गए हैं, और 6 नंबर की स्कोरिंग ये व्याख्या वाला प्रश्न आपका करता है। मैंने आपको बताया है और कितने लेसन आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं हिंदी में, और कितने के जीवन परिचय आपको याद करने, जितने राइटर हैं उतने जीवन परिचय आपको याद करने हैं, और जितने उनके पाठ लगे हुए आएंगे उन पाठों की व्याख्या तैयार करें। तो आज मैंने आप लोग को व्याख्या के बारे में बताया, ये जो 4 लेसन आपके हैं उनकी इंपॉर्टेंट व्याख्या, अगर आप 4 लेसन से व्याख्या तैयार कर लोगे तो आपके 6 नंबर की स्कोरिंग पक्की हो जाएगी। अब इसके जो राइटर हैं आपके, राइटर कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के लिए, इसको फिनिश कराने के बाद जो व्याख्या है मैं जीवन परिचय का लेके वीडियो लेकर आऊंगी, फिर आपको उसमें मैं जीवन परिचय कितने इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगी, कितने नंबर का जीवन परिचय आपका आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th, विषय हिंदी। आज मैं आप लोगों को आपका पहला पाठ मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, उसकी पहली व्याख्या पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैं इस लेसन की 2 व्याख्याएं डाल चुकी हूं, लेकिन आज मैं क्रम से पढ़ाना शुरू कर रही हूं पहली व्याख्या से। आइए देखते हैं। ये व्याख्या आप लोगों की 2014 यूपी बोर्ड में पूछी जा चुकी है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। अब यूपी बोर्ड में ये व्याख्या आपके प्रश्न पत्र में इस तरीके से लिखी हुई आएगी। इसको देखकर आपको पहचानना होगा कि किस पार्ट से ली गई और उसके राइटर कौन है। ये संदर्भ लिखना होता है, जिसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस गद्यांश के नीचे 4 प्रश्न लिखे रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और आपको आंसर राइटिंग करके 2-2 नंबर के आंसर देने होते हैं। आज मैं किस तरीके से बोर्ड में आपको आंसर राइटिंग करनी है जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो वो भी बताऊंगी। और इस जो गद्यांश मैंने आपके लिए लिखा हुआ है इसका मैं सिंपल भाषा में आपके साथ, ठीक है, व्याख्या करने का प्रयास करूंगी। आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपने कार्य आरंभ करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम किशोरावस्था के पश्चात जब युवावस्था में प्रवेश करते हैं और जब हम घर से निकलकर समाज में कोई कार्य आरंभ करते हैं तब हमें संसार और समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। जैसे किशोरावस्था जो आप लोगों की इस समय एज है, जो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के बारे में यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है, आपको दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है, और इस समय अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आप अच्छे संस्कार ग्रहण कर लेते हैं, और अगर कोई बुरा व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आप बुरे संस्कार ग्रहण कर लेते हैं। इस समय आप लोगों को एक अच्छे मित्र की और अच्छी मित्रता की आवश्यकता होती है, जिससे आप में अच्छे गुण और संस्कार आ जाएं, और आप एक सच्चे मित्र की आवश्यकता को महसूस भी करते हैं। और शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति क्या प्रबल होती है, तो हम उनकी बुरी और अच्छी दोनों बातों को ही मानने लगते हैं। इसलिए हमें जो प्रबल शक्ति वाले व्यक्ति हैं उनके संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारी सोचने समझने की शक्ति और हमारी जो इच्छा शक्ति होगी वो कैसे कमजोर होती जाएगी। आप कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पर से, जैसे कि पहला प्रश्न ये आपका लिखा हुआ आता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, 2 नंबर का ये प्रश्न हुआ आप लोगों का। चौथा प्रश्न, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस बात में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किसे दी गई। तो इस तरीके से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न टोटल आपके 8 नंबर के होंगे। तो जो गद्यांश का संदर्भ होता है वो आपकी अच्छी स्कोरिंग करने वाला प्रश्न होता है, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। आइए पहले प्रश्न का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोगों का ये पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का है। तो संदर्भ में हमें ये पाठ का नाम और राइटर का नाम पहचानना होता है। आइए आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से
से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो मित्रता पे आप अंडरलाइन देंगे और रामचंद्र शुक्ल जो राइटर है यहाँ पे अंडरलाइन देंगे। इतना आप लिखेंगे एक प्रश्न में तो आपको 2 अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइनें आपको दिख रही हैं नीले से मैंने बनाई हुई है, इन लाइनों का आपको ठीक है अनुवाद करके लिखना है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। जो मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया बस वही आपको लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तब हमें संसार और समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती है। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो किस प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि इतनी कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। मतलब कोमल मन के बच्चे होते हैं जो आपके किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सुयोग व्यक्ति के संपर्क में आ जाते, सुयोग मतलब अच्छे गुणों को रखने वाला, तो हम में देवताओं जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। अगर हम अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो निश्चित बात है हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। यदि किसी दुष्चरित्र या दुष्ट व्यक्ति के साथ मिल जाता है तो उसके संपर्क में रहकर हम भी बुरे संस्कारों घृणित कार्य करने वाले बनकर समाज में अपमानित होते हैं। ऐसे समय में ही एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। शुक्ल जी कहते हैं कि हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है, तब हम उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते। अगर हम अपने से प्रबल शक्ति वाले व्यक्ति के संपर्क में जुड़ जाते हैं तो निश्चित बात है हमें उसी के आदर्शों को फॉलो करना पड़ेगा, और जो हमारे मन में विचार हैं और जो भी इच्छाएं हमारी हैं वो हम उसके सामने नहीं रख सकते हैं, और हमें उन्हीं के विचारों आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। फलस्वरूप हम कमजोर पड़ जाते हैं तथा हमारे सोचने समझने की शक्ति और कार्य क्षमता घट जाती है। इस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी होगी सिंपल भाषा में। अब अगला प्रश्न जो आपका तीसरा प्रश्न है, जिसमें लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। ये प्रश्न मैं आप लोग बता चुकी हूँ पहले भी। लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, तो तीसरा आंसर मैंने ये लिखा हुआ है, लेखक के अनुसार हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनकी हर सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, जिस कारण हम अपना विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हमें प्रबल जो दृढ़ शक्ति रखते हो ऐसे मित्रों को नहीं बनाना चाहिए, ना ही उनके संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विकास होगा वो हमारे खुद के विचारों से होता है। आइए लास्ट चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किसे दी गई। तो इसका चौथे का आंसर, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किशोरावस्था के बच्चों को दी गई है। इस तरीके से हमने चारों प्रश्नों के आंसर देखे, और आपको इतना ही थोड़ा सा सभी प्रश्नों में लिखना है, बस व्याख्या थोड़ी सी बड़ी रहती है। इस तरीके से आपकी 8 नंबर की व्याख्या तैयार हो जाती है। अब इसके अगले का वीडियो में कल पढ़ाऊंगी, जो आपकी सेकंड व्याख्या होगी मित्रता नामक पाठ से। इससे पहले मैं 2 व्याख्याएं आप लोगों को डाल चुकी हूँ। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी प्रत्येक लेसन की, मित्रता नामक जो लेसन है उसकी सारी व्याख्या मैं एक प्लेलिस्ट में कर दूंगी, जिससे आपको बोर्ड की परीक्षा देते समय जब आप रिवीजन करेंगे तो आप लोग कोई परेशानी ना हो। मेरे हिसाब से अगर आप साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सुविधा रहेगी। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी जो 22 फरवरी से आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम है यूपी बोर्ड के, उनके लिए मैं गद्यांश का जो तीसरा वीडियो है वो आज लेकर आई हूँ। जो भी आपको गद्यांश की व्याख्याएं पढ़ाई जा रही हैं वो सारी जो अभी तक इंपॉर्टेंट है उन सनों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है। आइए गद्यांश को देखते हैं किस तरीके से इनके प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हम बोर्ड की कॉपी में आंसर राइटिंग करके इनके आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अब ये जो आपका गद्यांश है उस तरीके से आपका आया हुआ था, अंडरलाइन इसी तरीके से थी उसमें पेपर में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट था 16, 14, 11, और ये आपका 2007 में ये पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से इसके प्रश्न भी 2016 में आए हुए थे, तो जैसे ही प्रश्न आए हुए थे वैसे मैंने अंडरलाइन किए हुए। ये 2007 ना हो गए, ये 20 है और ये 7 है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 सन में आए हुए और बाकी के इसके क्वेश्चन भी इसमें से 2016 में पूछे, क्योंकि एक सेट नहीं बनता है यूपी बोर्ड का, कई सारे सेट बनते हैं। अब क्वेश्चन बदल के प्रत्येक सेट में अलग अलग सेट कर दिया जाता है। इस तरीके से ये 2016 में प्रश्न आपके अलग अलग पूछे गए थे। अब टॉपिक पर आते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उसके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं,
क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस तरीके से आपकी जो गद्यांश पूछा गया था और जहां जहां अंडरलाइन दी गई थी उसमें ये प्रश्न लिखा हुआ था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब प्रश्न देख लीजिए किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे गए थे। ऊपर पहला प्रश्न था उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त मतलब जो ऊपर दिया गया है। दूसरा था आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 16 में पूछा गया था। फिर तीसरा आपका प्रश्न था प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके से आपके ये 3 प्रश्न इस व्याख्यांश के पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए किस तरीके से हम प्रश्नों का सॉल्व करते हैं या आंसर देते हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए पहले आप लोग व्याख्या समझ लीजिए किस तरीके से सिंपल भाषा में हम व्याख्या का अर्थ समझते हैं कि लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये जो व्याख्या दी गई है इसको हमें पहचानना होता है कि किस लेसन से दी गई है और इसके राइटर कौन है, ठीक है, और पाठ का नाम क्या है, यही तो संदर्भ में लिखते हैं। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है ये पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जो मैंने राइटर आपको बताए हुए थे जीवन परिचय में, उनका जो लेसन का नाम था क्या लिखूं उससे लिया गया है। ठीक है, तो जो आपके पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं उनके कहने का तात्पर्य है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। ये हिंदी दिन प्रतिदिन जो प्रगति करती जा रही है उस साहित्य का निर्माण करती जा रही है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि जो लिखने वाले हैं वो यह समझ रहे हैं कि उसके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। वो युवाओं पर और वृद्धों पर जो उनके स्वप्न हैं या सपने हैं उन पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक है, तो जो युवा है वो क्या समझ रहे हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, ठीक है, या भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। जब वो वृद्ध होंगे जो आज युवा हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो कहेंगे हमारा अतीत बहुत अच्छा था। तब उनको भविष्य उनका निकल जाएगा तो वो क्या कहेंगे, इससे अच्छा तो मेरा अतीत था। ठीक है, आगे देखिए। और आज जो तरुण है, अब आज जो नए हैं, तरुण मतलब नए युवा या नवयुवक, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके कहने का मतलब जो आज युवा है वो कल बूढ़े हो जाएंगे और अतीत के गौरव का कि भविष्य अच्छा तो मेरा अतीत था उसको स्वप्न में सोचेंगे और अपने अतीत की जो भी उनकी घटनाएं हैं उसको सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसा था हमारे अतीत में, ऐसा था, ये करते थे हम, वो करते थे। ठीक है, नॉर्मली लोग करते भी ऐसे ही है। फुल स्टॉप। उसके आगे देखिए, उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। ठीक है, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनके बच्चे जो होंगे वो नवयुवक होंगे। दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। अब जो नवयुवक होंगे वो क्या कल्पना करेंगे, भविष्य हमारा अच्छा होगा। तो दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं। जो युवा व्यक्ति है वो सोचता है कि हमारा भविष्य अच्छा होगा तो उसको वो स्वप्न अच्छा लगता है, और जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा अतीत अच्छा था, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये कहावत कही ना कि जो प्रेजेंट में है उसको वैल्यू ना देकर जो हमारे पास नहीं है उसको वैल्यू देना। ठीक है, तो क्या इस पे मुहावरा बनाया गया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो चीज हमारे पास नहीं होती है वो हमको सुखद और अच्छी लगती है। अब मैंने आपको 3 प्रश्न बताया कि इस गद्यांश से 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका था गद्यांश, दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, जो आपके 3 प्रश्न रहेंगे वो आपके 6 नंबर के होंगे टोटल। तो पहले प्रश्न का आंसर हम क्या डालेंगे, उत्तर नंबर फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं, ये पाठ का नाम हो गया। अब क्या लिखूं में प्रश्नवाचक शब्द आया इसलिए मैंने प्रश्नवाचक का निशान, ऐसे ही आप लोग लगाएंगे। नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा। और जो व्याख्या आपने समझी है वो जो आप वीडियो से देखकर ये चीज सुन रहे हो ढंग से, उधर आपको जरूर जब आप पेपर में देखोगे इसको आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी कि कौन सी व्याख्या मैंने क्या बताया हुआ था। आप अगर उसको थोड़ा देख के स्किप कर देंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप पूरा वीडियो बिल्कुल क्रम से देखेंगे तो ये व्याख्या आपको, मुझे नहीं लगता कि रिवीजन के लिए भी पढ़नी पड़ेगी और आपको एक बार समझने से ही वीडियो से वो अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि मैंने अपनी भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन करके उसको बताया हुआ है। और जब हम संदर्भ लिखते हैं तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ इसके ऊपर। जो पाठ का नाम होता है वो लिखना होता है और गद्य खंड का है या पद खंड का है वो पहचानना होता है और राइटर का नाम लिखना होता है। तो इसमें दोनों क्या तीनों चीजें ही मैंने ऐड की हुई हैं। ऐसे ही आपको पहचान के सब जो भी गद्यांश आप लिखोगे गद्य पद का पहचान कर लिखनी होती है। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बट मैंने आपको पूरी व्याख्या बताई हुई है, लेकिन उसमें आपको जो भी अंडरलाइन दी गई बस उन्हीं लाइनों का आपको अर्थ अपनी भाषा में लिखना है। आइए देखते हैं। दूसरा उत्तर जब लिखेंगे तो लिख देंगे उत्तर नंबर 2। अब रेखांकित अंश की व्याख्या इसको हेडिंग डाल देंगे। ऐसे ही एजिट आप कॉपी में लिखेंगे। इस तरीके से आंसर राइटिंग करने से आपको अच्छे नंबर गेन होंगे। लेखक साहित्य के सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहता है, ये मैं अपनी भाषा में आपको बता चुकी, अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ किस तरीके से। लेखक साहित्य के सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि आज का युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य को समाहित करते हुए प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहा है। प्रगतिवादी मन भविष्य वाले की, ठीक है, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया। उनको लगता है कि हमारा भविष्य ज्यादा बेटर होगा। आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर
अतीत के गौरव का गुणगान करेंगे। लेखक के कहने का क्या मतलब है कि आज जो युवा है उसको भविष्य की चिंता हो रही है, और जो बुढ़े लोग हो जाएंगे या वृद्ध हो जाएंगे वो कल अतीत को सोच सोच कर प्रसन्न होंगे कि इससे अच्छा तो हमारा अतीत था। ठीक है, आगे, और वे वर्तमान से असंतुष्ट होकर अन्य साहित्य रचना का सृजन आरंभ कर देंगे। उनको लगेगा ये जो वर्तमान है ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है, चलो और कुछ करके देखते हैं जिससे हमें ज्यादा बेटर फील हो। ठीक है, तो वो कुछ अन्य करने की कोशिश करने लगेंगे। देखिए, वे भी भविष्य के लिए चिंतित रहने लगेंगे। युवाओं से भविष्य की दूरी है और वृद्धों से अतीत की। युवा किससे दूर है? अपने फ्यूचर से, और जो वृद्ध है वो अपने किससे दूर हो गए? अतीत से दूर हो गए। ठीक है, दोनों वर्गों को ऐसे स्वप्न अच्छे और सुखद लगेंगे, क्योंकि दोनों लोग, एक जो वृद्ध व्यक्ति है वो अतीत के बारे में सोचेगा और जो युवा वर्ग है वो आपके भविष्य के बारे में सोचेगा। दोनों के सपने अच्छे होंगे और उन्हें अच्छे लगेंगे, हाँ हम बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। आगे, मानव जाति का स्वभाव ही यह होता है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वह उसे पाना चाहता है, इसलिए कहा जाता है दूर के ढोर सुहावने होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो आपका व्याख्या का जो सिंपल भाषा में वो होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब व्याख्या को सिंपल भाषा में उसको व्याख्या को लिखना। ठीक है, तो वो मैंने अपनी भाषा में आपको बताया, वो अगर सिंपल लगता है आपको तो आप वैसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे जिस तरीके से मैंने राइटिंग करके बताई आप वैसे भी लिख सकते हो। अब तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार प्रगतिशील साहित्यकार क्या समझ रहे हैं? प्रश्न मैंने पीछे किया था आपसे, तो उसका आंसर है उत्तर नंबर तीसरा। लेखक के अनुसार प्रगतिशील साहित्यकार यह समझ रहे हैं कि उनके द्वारा जिस साहित्य का सृजन किया जा रहा है उसमें भविष्य का गौरव निहित है। ये तीसरे का आंसर हो गया। तीनों प्रश्न आपके 2016 में पूछे गए हैं, इसी जो आपका गद्यांश है इसी से उठाकर। ठीक है, आई होप मैंने आज आपको तीसरे गद्यांश की व्याख्या बताई हुई है, आपको वो अच्छे से समझ में आई होगी। और जो भी टॉपिक आपको अनक्लियर है और आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए, मैं उसके वीडियो जरूर प्रिपेयर करूंगी आपके बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के स्टूडेंट, आज मैं गद्यांश की जो अगली इंपॉर्टेंट व्याख्या है उसको लेकर आई हूँ। ये कई सारे सन में, ये 2014, 12 और 9, 6 में पूछी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो व्याख्या है वो है। आइए देखते हैं इस गद्यांश में जो आपका अजंता का लेसन लगा हुआ है उसमें मुझे ये इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ी कि रचना शायद जो आपकी गद्यांश में ये आपका पार्ट लगा हुआ है या इसकी जो गदखंड की व्याख्या है ये इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये आ सकती है आपके पेपर में। आइए देखते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फशाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। आप इस तरीके से आपका गद्यांश आएगा पेपर में, और नीचे 3 प्रश्न लिखे रहेंगे, और ये आपके जो 3 जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। इस तरीके से टोटली 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न आपका दिया गया है, ये गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर का ये प्रश्न हो गया आपका। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो 2 नंबर का ये हो गया। और तीसरा जीवन बरस पड़ा है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आपके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न ये पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के आंसर आपको देने होते हैं। जैसे कि मैं पिछली व्याख्या में आपको बता चुकी हूँ, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, और संदर्भ आपका 2 नंबर का आता है। तो आपका ये जो पाठ है उसमें इसमें आपको पहले वाले प्रश्न में पाठ का नाम और जो गद्यांश के लेखक हैं वो लिखना है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जितनी भी आपकी लाइनें हैं, अंडरलाइनें, इनके अंशों की हमें व्याख्या करनी होती है। और ये लास्ट का प्रश्न आपका जीवन बरस पड़ा है का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो गद्यांश और पाठ का आपका नाम है, तो पाठ का नाम आपको पता है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि दिए गए गद्यांश में आपके पाठ का नाम अजंता है और इसके लेखक जो हैं भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इतना आप लिखेंगे तो इसमें आपको 2 नंबर ये मिलेंगे। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या ये जो करनी है, तो लेखक यहाँ बताने की चेष्टा कर रहा है कि जब वो अजंता की गुफाओं की सुंदरता देखता है और अजंता की गुफाओं में बने हुए चित्रों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वो बंदरों की कहानी कह रहे हो, हाथियों की कहानी कह रहे हो, हिरणों की कहानी कह रहे हो। और कभी कभी इस तरीके से भी उसे प्रतीत होता है जैसे कि ये क्रूरता और भय की, दया और त्याग की भी बातें कर रहे हो, बेरहमी और दया का भी वहाँ पे समुद्र में पड़ा हो। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ जितने भी चित्र उनको दिखाई देते हैं उनको ऐसा लगता है सारे जीवंत चित्र हैं ये, और ऐसा लगता है जैसे मानो ये जीवंत चित्र सजीव रूप में प्रदर्शित होकर ये कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए पहले प्रश्न की आंसर राइटिंग में किस तरीके से आप लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया प्रस्तुत गद्यांश हमारी, जो आपको 3 प्रश्न करने हैं तो आप इस तरीके डालेंगे। उत्तर नंबर फर्स्ट, फिर लिखना शुरू करेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, तो ये पाठ का नाम हो गया। दूसरा, इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, तो ये राइटर का नाम हो गया। इस तरीके से आप लोग अंडरलाइन देंगे।
अब दूसरे वाले प्रश्न में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो देखिए, लेखक कहता है कि विश्व चित्रकलाओं में अजंता की चित्रकला अपना विशेष स्थान रखती है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ की जो चित्रकारी है उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत वहाँ के चित्रों की तारीफ करते हैं। तो लेखक भी कहता है, लेखक अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्रों के सौंदर्य का भावात्मक वर्णन करते हुए कहता है कि दीवारों की चित्रकारी इतनी सजीव है कि जैसे वे मात्र मूर्ति न हो अपितु जीते जागते प्राणी हों, अर्थात इन दीवारों पर मानो जीवन स्वयं उतर आया हो। तो जीवंत भावों को वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे चित्र इतने सुंदर बने हुए हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे सारे ये चित्र ना होके कोई सजीव व्यक्ति ही खड़ा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। जनता की इन कलात्मक अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ विभिन्न पक्षों का अजायब घर हो, ठीक है, और उसका द्वार खुला छोड़ दिया गया हो। उन चित्रों में हिरण, बंदर और हाथियों की कहानी द्वारा दया, त्याग, भय, क्रूरता का सजीव चित्रण भी उपस्थित किया गया है। अर्थात किसी चित्र के माध्यम से क्रूरता के दर्शन होते हैं तो कोई चित्र दया, त्याग, पाप और क्षमा के दृश्य अंकित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी चित्र वहाँ पे बने हुए हैं उनसे कभी तो लेखक को ये लगता है कि बंदर, हाथी ये मुझे काट न ले और क्रूरता का परिचय न दे, इतना सजीव प्रदर्शन उन चित्रों में दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वही चित्र जो दर्शाया गया है उसमें चित्र में दया, त्याग, पाप, क्षमा के दृश्य भी अंकित होते हैं। मतलब भावात्मक तरीके से इस तरीके से चित्रों को गढ़ा गया है कि लेखक भी कंफ्यूज हो जाता है कि वास्तविकता में सजीव चित्र हैं या फिर कोई निर्जीव कलाकृति है। तो उसको जो भी वो चित्र देखता है तो उसको सजीव प्रतीत होते हैं और भावात्मक अभिव्यक्ति जो होती है लेखक को वो, ठीक है, अनुभूति वो करता है। अब आगे तीसरे प्रश्न का आंसर देखिए, जीवन बरस पड़ा है का अर्थ क्या है, ये पूछा गया था। तो जीवन बरस पड़ा है का अर्थ है कि अजंता के चित्रों में जीवन की झांकियां जीवित हो जाती हैं। लेखक को कैसा लगता है कि जितनी भी ये झांकियां, ये चित्र बने हुए हैं सारे ये जीवंत हैं और ये निर्जीव नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट व्याख्या आपकी मैंने भारतीय संस्कृति जो महत्वपूर्ण आपका पाठ लगा हुआ है उससे ली है। ये आप गद्यांश जो आपका है ये वेरी इंपॉर्टेंट 16, 14, 11 और 5 में कई सारे सन में ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावनाओं को दबाए रखें। आगे, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती है। तो जितनी भी ये अंडरलाइनें आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये अंडरलाइनों को आपका पीछे भी जैसे मैंने प्रश्न बताया था पूछा जाता है, दिए गए गद्यांश में से जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है वो कीजिए। तो रेखांकित अंश मतलब जो ये अंश लिखे हुए इनके नीचे जो रेखा खींची गई है वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया है। तो दो प्रश्न जो आपके पहले और दूसरे रहते हैं वो तो वही रहते हैं सेम। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है हमें, उपरोक्त मतलब दिया गया, और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो हमें लिखनी होती है। तो आपको पता होगा प्रस्तुत गद्यांश जो दिया गया है वो हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इस तरीके से पहला जो आप आंसर लिखते हो उसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम, आपको वो अंश जो दिए रहते हैं उनको पहचान कर लिखना होता है। तो आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये कई सारी व्याख्या में बता चुकी है, इस तरीके से सेम वही लिखना होता है, बस लेसन का नेम और लेखक चेंज हो जाते हैं। फिर दूसरा आपकी गद्यांश की व्याख्या पूछी गई। तो गद्यांश की व्याख्या जो हमने पीछे अभी देखी हुई है, तो पीछे गद्यांश की व्याख्या में क्या बताया गया है कि जो आधुनिक युग है विज्ञान का, तो आधुनिक युग में विज्ञान में जितना हम विज्ञान को वरदान समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक वो अभिशाप के रूप में हमारे सामने आता है। विज्ञान से जितने सारे लाभ हमें दिखाई देते हैं उतनी सारी हानियां भी हमें दिखाई देती हैं। तो लेखक इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि हमें विज्ञान को दोनों पहलुओं में तोड़कर ही उसके लाभ और हानि पर रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि विज्ञान अकेला लाभ देने वाला ही है। आइए व्याख्या देखते हैं दूसरे प्रश्न में। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक युग का विज्ञान युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि लाभ दिखाई दे रहा है कि हाँ विज्ञान का जो आविष्कार हुआ है सिर्फ लाभ ही लाभ दे रहा है, लेकिन अगर दूसरा पहलू हम देखते हैं तो विज्ञान लाभ की जगह हानि कहीं अधिक पहुंचा रहा है मानव जाति को। देखिए आगे, जहाँ एक और मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग अपने तथा अपने समूह के विकास व उत्थान में करता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति एवं दूसरे समूह को गिराने के लिए करता है। तो विज्ञान का वो फायदा उठाने की जो कोशिश है वो तो वो कम कर रहा है, लेकिन उससे किसी का दूसरे का नुकसान हो जाए इस पे ज़्यादा वो फोकस कर रहा है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को देखकर लेखक कहता है कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज एवं राष्ट्र में ऐसी भावना जागृत हो जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, अहिंसा की राह पर हमें चलना है, हिंसात्मक भाव को हमें नहीं लेना है। और विज्ञान के जो आविष्कार हुए हैं उनसे व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार ज़्यादा अधिक कर रहा है।
आगे देखिए, लेखक आगे कहता है कि यदि विज्ञान की शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो यह मानव के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हो सकेगा। लेखक का कहने का तात्पर्य है, यदि विज्ञान का जो आविष्कार हो रहा है उसके दुरुपयोग को अगर जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो मानव जाति के लिए लाभकर ना होकर, हितकारी ना होकर, ये उसके विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए लेखक सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है कि विज्ञान के चमत्कार से लोग प्रभावित जरूर हैं, लेकिन विज्ञान के जो लाभकारी वो प्रयोग उसको दिखाई दे रहे हैं तो उससे कहीं अधिक उसके दुरुपयोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो दुरुपयोग को रोकना बहुत जरूरी है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मानव को यह संदेश दिया है कि नैतिक अंकुश के द्वारा उत्पन्न अहिंसात्मक त्याग भावना ही विज्ञान की शक्ति एवं उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। क्या मतलब हुआ इस बात का कहने का कि लेखक संदेश देना चाहता है कि नैतिक अंकुश के द्वारा ही, नैतिक अच्छे जो क्रियाक्रम है उनके माध्यम से, अंकुश मतलब नियंत्रण लगाकर उत्पन्न अहिंसात्मक त्याग, जो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, त्याग की भावना को विकसित कर रहे हैं, उसके माध्यम से विज्ञान की शक्ति और उस उपयोग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपकी व्याख्या मुझे लगी, तो आप लोग इस व्याख्या को आप लोग पढ़ लेंगे और अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयार कर लेंगे। हो सकता है आपको ये व्याख्या पेपर में मिले क्योंकि इंपॉर्टेंट व्याख्याएं हैं। ठीक। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मित्रता नामक पाठ जो आप लोगों की व्याख्या चल रही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तो उसकी व्याख्या का जो अगला गद्यांश होगा चौथा, उस पर मैं आज चर्चा करूंगी। गद्यांश ये आप लोगों के पेपर्स में अच्छी स्कोरिंग करने वाला प्रश्न रहता है और 4 प्रश्न आते हैं व्याख्या में और चारों प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आंसर राइटिंग पेपर में करनी है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस या एक ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आप शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया हो। ये 2009 में आपकी व्याख्या पूछी गई थी, जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। ये 2009 में व्याख्या पूछी गई थी 8 नंबर में। अब इसे प्रश्न किस तरीके से आते हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2016 में पूछा गया था। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यूपी बोर्ड 16 में ये प्रश्न आया था। फिर विश्वासपात मित्र की तुलना किससे की गई, यूपी बोर्ड 16 में भी पूछा गया था। लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया। तो इस तरीके से पेपर में 4 प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस व्याख्या को देख के पहचानना होता है कि किस पार्ट से ली गई, उसके राइटर कौन से हैं। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ जो हमें लिखना होता है, तो हम हेडिंग डालते हैं संदर्भ, और संदर्भ में हम लिखते हैं पहचान के किस लेसन से ली गई है, उसके राइटर कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस तरीके से हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें 2 नंबर इतने से आंसर में मिलेंगे। आप दूसरे प्रश्न में रेखांकित अंश की रेखांकित जो ये रेखा खींची गई है इसकी व्याख्या हमें बतानी है 2 नंबर में। तो आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के ऊपर बताते हुए कहते हैं कि अगर सामान्य रूप से लोग जो क्या देखते हैं अपनी मित्रता में, एक व्यक्ति का हंसमुख चेहरा देखते हैं, उसके बातचीत का आकर्षक ढंग देखते हैं, उसकी चतुराईपूर्ण बातें देखती हैं, उसके साहस को देखते हैं और उसे अपना मित्र बनाने की सोच लेते हैं। मित्र बनाते समय हम यह भी विचार नहीं करते कि मित्र जो हम बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर हम अपने जीवन के किन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, या उस व्यक्ति में क्या सभी गुण विद्यमान है जो हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है तो हमें ऐसा साधन मिल जाता है जो हमारी आत्मशिक्षा प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। तो इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे मित्र की विशेषता बताते हुए कई सारी विशेषताएं उसमें बताते हैं। वो कहते हैं अगर हमें इस तरीके का मित्र मिल जाता है जो हमारी विपत्ति में सहायता करता है और हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो हमें ऐसा मित्र मिला है वो हमें एक अच्छा खजाना मिल गया हो। अब ये सब मैंने अपनी भाषा में आपको बताया। अब नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आइए देखते हैं। पहले का जब हम आंसर लिखेंगे तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, इस तरीके से देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न का आंसर हुआ। अभी प्रश्न मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हमें जो व्याख्या दी जाती है उसको पहचान के पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। इसमें हमें 2 नंबर मिलते हैं, जैसा कि मैंने आंसर राइटिंग में आपको करके बताया। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंक ये आपको दिख रहा है, ये लाइनें खींची हुई है, ठीक है। इस अंक को, ये रेखांकित है, रेखा खींची गई है इनके आगे, इसकी हमें व्याख्या करके बतानी, जो कि मैंने अभी सिंपल भाषा में आपको बताया। तो देखो क्या लिखा हुआ है। शुक्ल जी कहते हैं कि सामान्य रूप से लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसकी बातचीत का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराईपूर्ण बातें और साहस को देखकर ही उसे अपना मित्र बनाने की सोच लेते हैं। मित्र बनाते समय इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है, तथा
हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें बुराई से बचाता है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ और इसमें थोड़ा सा और देखेंगे। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाता है तो उसे समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। निधि कहते खजाने को, बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई तो। अब जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था वो इस तरीके से था। तीसरे प्रश्न में विश्वासपात मित्र की तुलना किससे की गई है? तो तीसरे का आंसर हम कैसे लिखेंगे? प्राचीन विद्वान ने सच्चे मित्र की तुलना खजाना प्राप्त होने से की है, अर्थात वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है, समझो उसे कोई बहुमूल्य निधि या खजाना प्राप्त हो गया हो। तो मित्रता की तुलना किससे की गई? खजाने से की गई है। और चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है, लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया है? तो हम चौथे का आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक ने मित्रता का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि मित्रता ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो जीवन रूपी कठिनाइयों में हमारा साथ दे तथा जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा सहायता करे, हमारा सहायक हो। तो इस तरीके से हमने 4 आंसर देखे। ऐसे ही बोर्ड में आपको 4 प्रश्नों के आंसर नंबर डाल के करने, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर और चौथे का आंसर। तो इस तरीके से हमने व्याख्या देखी। ये चारों प्रश्न इस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल के विद्यार्थी हों बोर्ड के या वो 12th के विद्यार्थी हों इंटर के। इसी तरीके से व्याख्या के प्रश्न हल किए जाते हैं। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी, जो इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको व्याख्या पे डाला हुआ था जिसमें इंपॉर्टेंट व्याख्या आपकी रामचंद्र शुक्ल का जो लेख लिखा हुआ था मित्रता, उस पे मैंने डाला हुआ था। आज उसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट आपकी व्याख्या है उसको मैं आज लेकर आई हूँ। टारगेट 2024 में 2024 की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट जो आपकी व्याख्या है या इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक है वो मैं चैनल पर डाल रही हूँ। इसमें ये जो व्याख्या आपकी है ये आपकी 15, 13, 11, 8 और ये कई बार और भी पूछी हुई व्याख्या है, इसलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है। इसको व्याख्या को किस तरीके से हम करते हैं, इसमें कितने प्रश्न आते हैं, उनकी आंसर राइटिंग हम बोर्ड की कॉपी में कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से आंसर आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखना है। आज मैं दूसरा टॉपिक इसको भी बताऊंगी किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। और जो इंपॉर्टेंट व्याख्या या इंपॉर्टेंट जो भी आपके लेखक हैं मैं डाल रही हूँ उसको आप डेली फॉलो करते जाइए। आपको विश्वास करिए, आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। आइए टॉपिक पर आते हैं। इसमें आपका ये जो व्याख्या है आपकी वो 6 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। 2-2 नंबर के इसमें 3 प्रश्न रहते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। अब व्याख्या देखिए, कुशल का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये आपकी व्याख्या इस तरीके से प्रश्न पत्र में आपको एजेट देखने के लिए मिलेगी। और इसमें इस व्याख्या में नीचे इस तरीके से मैंने जो अंडरलाइन की हुई है ये भी आपको पेपर में अंडरलाइन की हुई मिलेंगी। अब प्रश्न आपसे किया जाएगा पहला कि जो आपका उपरोक्त गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखिए। तो 2 नंबर में आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आपको राइटर का नाम, ये गद्य पद किससे लिया गया है उस खंड का नाम और पाठ का नाम, जिस पाठ से लिया गया है वो, इतना आप लिखते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दिए गए गद्यांश में जो रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या कीजिए। तो आपको सरल शब्दों में इसकी व्याख्या लिखनी होती है दूसरे प्रश्न में। और तीसरे प्रश्न में इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे कि प्रश्न इसमें बोर्ड में आया हुआ है, ये कुसंगति के ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है। अब सबसे पहले मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में इस व्याख्या को समझा देती हूँ। इस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है, कोई रटने वाली जरूरत नहीं है कि आप इस टॉपिक को रटें। अगर सिंपल भाषा में एक बार इसको समझा दिया जाता है तो अपनी भाषा में इसको लिखना होता है। इतनी सारी व्याख्याएं होती हैं, चाहे वो 12th के विद्यार्थी हों, चाहे वो 10th के, 9th के या फर्स्ट ईयर के, उनको व्याख्याएं कभी रटनी नहीं होती। अगर एक बार उनको सही से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो वो उन्हें हमेशा याद रहती है। आइए व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कुशल का ज्वर सबसे भयानक होता है। वो कहते हैं अगर बुरी संगति का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई ज्वर या बुखार व्यक्ति को चढ़ जाता है तो वो कितना पीड़ादायक और कष्टदायक होता है। तो इसी तरह अगर किसी कुसंगति या बुरे व्यक्ति से हमारी दोस्ती हो जाती है तो उसकी संगति हमें बुखार जैसी ही प्रतीत होती है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती है। उनके कहने का मतलब है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, अगर उसको बुरी संगति लग जाती है तो वह नीति जो अच्छी चीजों को समझता है, अच्छी राह पे चलता है, तो वो बुरी राह पे चलने लगता है। सद्वृत्ति जो उसकी बुद्धि अच्छी है, अच्छा आचरण विचार है उसका, वो भी उसका बदल जाता है, मतलब उसका नाश होने लगता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और बुरी संगति क्या करती है, उसकी बुद्धि का भी नाश करने लगती है। क्षय का मतलब होता है नष्ट करना।
आगे देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यदि किसी युवा पुरुष की जो संगति या दोस्ती यदि बुरी होगी, अगर उसने किसी खराब व्यक्ति से दोस्ती कर ली जो आचरण में अच्छा नहीं है, तो उसके पैरों में वो दोस्ती क्या एक पत्थर के समान बंधी हुई प्रतीत होगी। ना तो वो आगे बढ़ पाएगा, ना ही वो पीछे निकल पाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से उसके पैर बंध जाएंगे, जैसे किसी चक्की से बांध दिए गए हों या किसी पत्थर से उन पैरों को बांध दिया गया हो, जकड़ दिया गया हो। आगे देखिए, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। वो कहते हैं कि वो चक्की इस तरीके से पैरों में बन जाएगी या जकड़ जाएगी जिससे वह व्यक्ति धीरे धीरे अवनति की ओर गड्ढे में चला जाएगा। अवनति उन्नति का जस्ट अपोजिट है। उन्नति का अपोजिट क्या है? उन्नति मतलब प्रोग्रेस करना, अवनति मतलब ये प्रोग्रेस जो नहीं कर रहे हैं या जो पीछे जा रहे हैं, ठीक है, उन्नति से, उसको कहेंगे हम अवनति। ठीक है, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी, आगे वो कहती है, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। उनके कहने का मतलब, अगर उन दोस्ती किसी अच्छे व्यक्ति से, वो अच्छे आचरण वाला मित्र है आपका, तो वो दोस्ती या संगति उसे सहारा देने वाली होगी, जैसे हमारी भुजाएं, बाहु का मतलब होता है हमारी भुजाएं, हमें सहारा देती हैं किसी काम को करने में। ऐसी अच्छी संगति भी हमें अच्छी भुजाओं के समान सहारा देगी, जो कि उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। आगे वो कहते हैं, ये अच्छी भुजाओं का जब सहारा मिलेगा हमें, अच्छी संगति का हमें सहारा मिलेगा, तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर उठता जाएगा। अब ये बताइए, आप लोग इतनी सिंपल भाषा में मैंने बताया कि इसको कोई रटने की जरूरत है? इजीली आपको समझ में आया होगा। जो ये वाक्यांश लिखे हुए हैं सिंपल भाषा में इनको एक्सप्लेन करना होता है। आइए हम प्रश्न देखते हैं आगे। अब पहला प्रश्न देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर में। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, भयानक जुर्म की तुलना लेखक ने किससे की है। चौथा, बुरी संगति से व्यक्ति को क्या हानि होती है। इस तरीके से आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आपके 3 प्रश्न बोर्ड में आते हैं जिनका आपको आंसर करना होता है। अब पहला प्रश्न, गद्यांश का संदर्भ, तो मैंने आपको बताया था संदर्भ में हम क्या करते हैं, जो आपके लेखक का नाम और पाठ का नाम होता है उसको लिखना होता है। और दूसरे में आपकी रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो मैंने व्याख्या आपकी जो सिंपल भाषा में थी वो मैंने डिस्क्राइब करके आपको बता दी है। फिर अगला, भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है। तो भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? बुरी संगति से की है। तो तीनों के आंसर हमें व्याख्या का जो डिस्क्राइब था उसको करने से मिल गया। अब आगे देखिए आंसर राइटिंग हम किस तरीके से हल करेंगे। बोर्ड में अगर प्रश्न आता है तो कैसे हमें प्रश्न पत्र में उत्तर डाल के इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है। अब देखिए, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था पहला, तो हम इस तरीके से डालेंगे बोर्ड कॉपी में, हल उत्तर नंबर फर्स्ट। उत्तर नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया था, दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे जैसे मैंने डाली हुई है। फिर संदर्भ में आपको उसको पहचान कर जो आपकी पुस्तक है गद्यांश या पद्यांश वो लिखना होता है, और किस लेसन से ली गई वो लिखना होता है, लेखक कौन है वो लिखना होता है। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो पाठ मित्रता इसको अंडरलाइन देंगे आप, और लेखक जो इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन। तो जो आपका एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करेगा वो केवल इन 2 पॉइंटों को देखेगा जो आपने हाईलाइट की हुई है, और आपको इसमें 2 नंबर आसानी से वो दे देगा। अगला दूसरा उत्तर, दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया था रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो आंसर आपने उत्तर करके सेकंड डाल दिया और हेडिंग डाल दी उस प्रश्न की जो पूछा गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब व्याख्या में आपको समझा चुकी, एक बार बस पढ़ के बता देती हूँ। शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार और सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक खो देता है। अब आपको पढ़ने से उस अपनी भाषा में भी आप सिंपल उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ओरली बताया था। आगे देखिए, कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी तरह बाधित कर देता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बांधा हुआ भारी पत्थर या जैसे कि उसने आगे आपको बताया है चक्की, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो चक्की भी पत्थर की समान होती है। पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है और उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध मतलब रोक देता है। दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु क्या कहेंगे, हाथ के समान होगी, जो उन्नति के पथ पर हमेशा उसे आगे बढ़ाती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या बिल्कुल सिंपल है, अगर एक बार भी आप पढ़ लेंगे तो उसका आंसर राइटिंग आप इजीली कर लेंगे। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, भयानक जुर्म की तुलना लेखक ने किससे की है? पीछे प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आंसर राइटिंग देखिए, उत्तर नंबर 3 डालेंगे। भयानक जुर्म की तुलना लेखक ने बुरे और दुष्ट व्यक्ति से की है। तो बुरे और दुष्ट व्यक्ति में आप अंडरलाइन देंगे जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब चौथा प्रश्न देखिए, बुरी संगति से होने वाली हानियां क्या है, ये पूछा गया पीछे। तो हमने उत्तर नंबर 4 डाल दिए और लिखा हमने बुरी संगति से होने वाली हानियां। अब पहला पॉइंट हमने डाला,
कुसंगति या बुरी संगति एक ही बात होती है। कुसंगति व्यक्ति की बुद्धि, विवेक तथा सदाचार का नाश करती है। ठीक है, कहते नहीं है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। उसी तरीके से जो बुरी संगति होगी व्यक्ति की, वो क्या करेगी, उसके अच्छा बुरा जो सोचने की शक्ति होगी उसका वो नाश कर देगी। और व्यक्ति अगर अच्छे गुणों से युक्त है तो उसके अच्छे गुणों को भी वो छीन लेगी, तो उसको क्या लिखेंगे, सदाचार। दूसरा, कुसंगति व्यक्तियों को अवनति की गहरी खाई में धकेल देती है। जो बुरी संगति होती है व्यक्तियों को अवनति, उन्नति का ये अपोजिट है आपका, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, अवनति। ठीक है, अवनति की गहरी खाई में क्या कर देती है, धकेल देती है। इस तरीके से हमने जो आंसर राइटिंग आपकी थी या जो व्याख्याएं थी उसमें किस तरीके से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, और जैसे 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं तो आपके तीनों प्रश्नों की जो नंबर डिवाइडेशन होगा पर 2-2 नंबर आपके होंगे। इस तरीके से 6 नंबर की आपकी व्याख्या रहेगी। और किस तरीके से व्याख्या आपको आंसर राइटिंग में बोर्ड में लिखना है, किस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर डालना है, कहाँ अंडरलाइन देनी, मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है। आपकी इससे पहले एक वीडियो मैंने पहले डाल चुकी हूँ मैं मित्रता लेसन से, वो भी इंपॉर्टेंट था। मित्रता में जितनी इंपॉर्टेंट होंगी आपके पहले लेसन में उनको डालूंगी, इसके बाद फिर मैं सेकंड लेसन की जो भी व्याख्या होंगी उनको लेकर आऊंगी। हेलो स्टूडेंट, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं मित्रता नामक पाठ की जो गद्यांश व्याख्या है उस पर चर्चा करूंगी। और ये व्याख्या कितने सन में पूछी जा चुकी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और इससे आए हुए प्रश्नों को किस तरीके से बोर्ड में हमें लिखना है जिससे हम अच्छी स्कोरिंग गेन कर सकें। आइए देखते हैं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है और 14, 12, 16 और 18 में ये व्याख्या बोर्ड में पूछी जा चुकी है। ये 10 नंबर की व्याख्या है और कई सारे प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड में प्रश्न कैसे आते हैं। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त जो गद्यांश मैंने अभी आपको पढ़ के बताया उसका संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो मैंने अभी रेखा आपको दिखाई है, जैसे गद्यांश में ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं, इतनी जितनी भी रेखांकित हैं ये व्याख्या में, इसकी सबकी आपको व्याख्या करनी है। आगे, लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है। चौथा प्रश्न, लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है। और अगला क्वेश्चन, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कहाँ होती है। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इस तरीके से व्याख्या 10 नंबर की। जितने भी आप आंसर राइटिंग करेंगे उतने नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो पहले में हम आंसर देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो संदर्भ हमने ये देखा हुआ है इसको पहचान के बोर्ड में हमें इसका संदर्भ में हम लेखक का नाम और पाठ का नाम हमें लिखना होता है। तो संदर्भ ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ये हम जानते हैं। अब उत्तर का, जैसा का खा गा घा डला हुआ है, तो पहले का उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। ये का आंसर तो मैंने डाला है उत्तर का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्गृत है या लिया गया है। ठीक है, 1 नंबर इसका हो गया। आगे, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, 1 नंबर इसका हो गया। इस तरीके से जब आप संदर्भ लिखेंगे, यहाँ हेडिंग में आपको डालना है, ये जो आंसर आप लिख रहे हो वो संदर्भ है। तो संदर्भ में हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये दोनों चीजें लिखनी है। ये 2 नंबर की आपकी आंसर, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो मैंने आपको ये पीछे दिखाया हुआ है, ये इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या ये रामचंद्र शुक्ल जी की है और मित्रता नामक पाठ से ये लिया गया है। देखिए, मित्रता नामक पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए और ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो। सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा और तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके कहने का मतलब है, किसी भी गलत व्यक्ति से आप अगर मित्रता रखते हो तो उसकी गलत सही बातों पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है और आपको बाद में ऐसा लगता है कि कोई भी बात गलत नहीं है, कोई भी बात सही नहीं है और आप उसमें कीचड़ में धंसते ही जाते हो। तो रेखांकित अंश की जो ये अंश दिए गए इसकी हमें व्याख्या करनी है।
आगे वो कहते हैं तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक बार हम कोई बुरी गलत बात कर लेते हैं और बाद में ये अपने आप सुधर जाएंगे और इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा सोचना गलत है। आइए व्याख्या जहाँ से देखनी वहां से देखने का प्रयास करेंगे। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ कैसी जगह पैर रखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार कीचड़ में पैर रख देता है या बुरे मार्ग पर या बुराई के मार्ग पर चलने लगता है तो उसे बुरे कार्यों में भी कोई बुराई नजर नहीं आती है और धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यास होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। और वो कहते हैं धीरे धीरे तुम्हें इन बुरी आदतों की आदत लग जाएगी और तुम्हारी इनके प्रति घृणा भी कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी और तुम्हें उन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम्हें उनसे चिढ़ भी नहीं होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है। निश्चित बात है तुम ये सोचोगे इसमें चिढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाए, तुम्हारी जो बुद्धि है वो कैसी कुंठित हो जाएगी और तुम्हें भले बुरी की पहचान नहीं और तुम सही गलत में कोई पहचान नहीं कर पाओगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे और ऐसा करते करते तुम्हें आदत लग जाएगी बुरी बातों की और तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। वो कहते हैं कि अगर आपको अपने हृदय को उज्ज्वल रखना है और निष्कलंक रखना है कि कोई तुम्हारे ऊपर कोई कलंक न लगा पाए, तो सबसे अच्छा उपाय इसी का है कि जो बुरी दोस्ती या बुरी मित्रता है उसकी बीमारी से आपको बचे रहना है। बस इतना आपको इसमें लिखना है। जो भी दिया गया उसको सिंपल भाषा में डिफाइन करना होता है। इसी के हमें 2 नंबर मिलते हैं व्याख्या के। तो इस तरीके से मैंने व्याख्या आपको बताई। आप पेपर में कैसे लिखना है ये देखते हैं। ये व्याख्या है। शुक्ल जी कहते हैं कि व्यक्ति को बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए तथा असलियत बातों को एक सामान्य बात समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य जब बुराई के मार्ग पर चलने लगता है तब वह यह सोचना छोड़ देता है कि इस कार्य से उसकी कितनी बदनामी होगी और जब वह बुराई के मार्ग पर चलने लगता है तो उसे बुरे कार्यों में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है और वह बुराई के रास्ते पर आगे बढ़ता ही चला जाता है और धीरे व्यक्ति बुरी बातों का अभ्यास हो जाएगा तो उसे बातें गलत और बुरी नहीं लगेंगी। फिर तुम उससे चिढ़ना भी बंद कर दोगे। ऐसा करने से तुम्हारी सोच समझ धीरे धीरे कम होती जाएगी, बुद्धि मंद हो जाएगी और आगे और तुम्हें अच्छी बुरी की समझ नहीं रहेगी और अंत में तुम बुराइयों के दास बन जाओगे। अतः अपने आपको इन बुराइयों से बचाने का सबसे सरल उपाय यही है कि बुरी संगति का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, मतलब बुरी दोस्ती आपको नहीं रखनी है, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल और कलंक रहित हो पाएगा। अतः हमें अपने हृदय को सहज, निर्मल तथा निष्कलंक रखने के लिए बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से व्याख्या में लिखनी है। मैंने पहले आपको सिंपल भाषा में समझाया, उसके बाद अब मैंने आपको नोट्स में किस तरीके से लिखना है इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। गा विवेक कुंठित हो जाने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तीसरे का आंसर गा का आंसर ये मैंने आंसर रटन किया हुआ है। अब आपको गा आंसर डाल के ऐसे लिखना है। बुरी संगति से व्यक्ति का विवेक कुंठित हो जाता है और उसे भले बुरी की पहचान नहीं रह जाती है। ठीक है, जब विवेक या बुद्धि कुंठित हो जाएगी तो वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न लेखक ने, चौथा देखेंगे, लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो घ का आंसर लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का उपाय बुरी संगत की छूत से बचना सुझाया। उन्होंने कहा कि बुरी संगत से हमें दूर रहना है। अगला प्रश्न चा, ये इंगा आंसर है। लेखक ने ऊपर गद्यांश में क्या संदेश दिया है और निष्कलंक और उज्जवल रखने का उपाय क्या है, दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, उपाय क्या सुझाया है कि आपको बुरी संगति के छूत से बचना है, तो दोनों में आंसर एक ही लिखना है आपको। अगला, मनुष्य में भले बुरी की पहचान करने की शक्ति कब आती है। अगला चा का आंसर विवेक उत्पन्न होने पर मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति आती है। तो यहां से आप चा का आंसर लिखेंगे चा। अगर व्यक्ति में बुद्धि उत्पन्न हो जाती है या विवेक उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य भले बुरे की पहचान आसानी से कर सकता है। तो इस तरीके से हमने 5 आंसर देखे और कैसे व्याख्या लिखनी है हमें, कैसे संदर्भ लिखना होता है हमें और कैसे जो अन्य प्रश्न दिए गए उनकी आंसर राइटिंग आपको करनी होती है। तो इस तरीके से हम बोर्ड में इस तरीके से लिख के हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और हमें पैराग्राफ समझ के ये भी समझना होता है कि किस लेसन से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, तभी हम आगे की व्याख्या और जो संदर्भ होता है वो लिख पाते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक व्याख्या, इसके पहले भी मैं कई सारे वीडियो आप लोगों को व्याख्या पर डाल चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए और उन व्याख्याओं को इकट्ठा देखिए, नोट डाउन कीजिए। तो परीक्षा में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक साथ आपको सारा मैटर मिल जाएगा।